सभी को नमस्कार। डीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे थे, हिस्ट्री सीरीज चल रही थी। हिस्ट्री के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और अभी हमने बायोलॉजी की एक वीडियो डाली थी। बायोलॉजी के जो इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो बायोलॉजी की अभी एक ही वीडियो, तो अभी हम बायोलॉजी की दूसरी वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक क्विक रिविजन दे देता हूँ 5 मिनट के अंदर, तो आपको भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायोस तथा लोगोस। बायो का अर्थ है जीवन और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, यानी कि जीवधारियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। फिर बायोलॉजी को हमने देखा कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी बताया था मैंने आपको, एरिस्टोटल या अरस्तु, ठीक है। और जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो वो भी अरस्तु हैं। और बायोलॉजी के पिता कौन है, वो भी अरस्तु हैं। और जंतु विज्ञान के जो पिता हैं वो भी अरस्तु हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो अरस्तु थे उन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया, ठीक है। और जो थियोफ्रेस्टस थे उन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। दोनों ही जो वैज्ञानिक थे, जो अरस्तु थे एक तरीके से वैज्ञानिक नहीं थे, दार्शनिक थे। लेकिन सबसे पहले उनके मन में ये एक विचार आया था कि जो जीवधारी जितने भी लिविंग बीइंग है हम उनका अध्ययन करेंगे और उनको अलग अलग तरीके से उनका अध्ययन किया जाएगा, तो उनका एक अलग ही विषय होना चाहिए। हालांकि वो साइंटिस्ट नहीं थे, एक दार्शनिक थे, फिर भी उनको सबसे पहले उनके मन में विचार आया, तो इसलिए जो है उनको फादर कहा जाता है, ठीक है। तो हिस्टोरिया एनिमिलिया में उन्होंने क्या करा, जंतु जो थे जितने अलग अलग टाइप के 500 से ज्यादा जंतुओं के ऊपर उन्होंने अनुसंधान या रिसर्च किया था। और जो थियोफ्रेस्टस थे उन्होंने वनस्पति विज्ञान में अलग अलग 500 से ज्यादा प्रकार के पौधे तथा वनस्पति के ऊपर जो है उन्होंने अपना अनुसंधान या रिसर्च किया था, ठीक है। ये हम पढ़ चुके थे। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बायोलॉजी के, ये जानेंगे कि जो लिविंग बीइंग होते हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं आप, या सजीव जो होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या उनके क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जैसे सजीव हैं, ये मारकर जो है एक निर्जीव है। तो जो सजीव होता है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि जो सजीव होता है या जो लिविंग बीइंग होता है उसके अंदर पहली बात तो ग्रोथ होती है, वे समय के हिसाब से उसके अंदर टाइम टू टाइम ग्रोथ होती है, ठीक है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो ग्रोथ होती है इंटरनली और बाहर से भी और अंदर से भी, उन सभी एनर्जी के लिए हमें जो है खाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। खाने की आवश्यकता होती है तो हम कह सकते हैं हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो हम ये कह सकते हैं सजीव का जो पहला गुण है वो है ग्रोथ, दूसरा जो है न्यूट्रिशन, और तीसरा जो है रिप्रोडक्शन, यानी कि जो सभी सजीव होते हैं वो अपने तरह की संतान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट आप कह सकते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि जो सजीव होते हैं उनके अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है, वे सांस लेते हैं तथा सांस छोड़ते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तथा ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो एक्सक्रीशन होता है इसमें, यानी कि इसमें जो उत्सर्जन होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जैसे खाने का डाइजेशन होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है, उस वेस्ट मटेरियल को जो निकालने के जो प्रोसेस होता है वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेंसिटिविटी। किसी भी जीवधारी, जो सजीव जीवधारी है उसके अंदर सेंसिटिविटी होती है, यानी कि अगर उसको दर्द हो रहा है या इसके कोई चोट लग गई तो उसके दर्द होगा, ठीक है। जैसे आज ये अब ये मार कर है, मैं इसके साथ कुछ भी करूंगा, मैं इसको फेंक दूंगा, इसको तोड़ दूंगा या कुछ भी करूंगा, तो ऐसा थोड़ी है कि रोने लग जाएगा कि नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये ऐसा नहीं करेगा। क्यों तो नहीं करेगा, क्योंकि ये एक नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन अगर हम किसी सजीव की बात करें या किसी लिविंग बीइंग की बात करें, अगर उसको कोई चोट लग जाती है तो उसको पेन होता है, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो सेंसिटिविटी होती है उसके अंदर। उसके बाद अगर हम अगली बात करें एडेप्शन की, जैसे अभी इन्वायरमेंट आप देख सकते हैं, कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, कभी बरसात हो रही है, तो हम जो लिविंग बीइंग होते हैं वो हम अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट कर लेते हैं, उसको अपने हिसाब से ढाल लेते हैं हम, या हम ये कह सकते हैं कि हम परिस्थिति के हिसाब से खुद ढल जाते हैं। तो वो किस में आ जाता है, आपका एडेप्शन या अनुकूलन में आ जाता है। उसके बाद हम बात करें सेल या लाइफ सेल की, यानी कि किसी भी जो लिविंग बीइंग है उसका एक लाइफ स्पैन होता है, उसका एक लाइफ साइकिल होता है। यानी कि सबसे पहले उसको वो जो है गर्भावस्था में रहता है, उसके बाद वह जन्म लेता है, फिर वह शिशु का रूप धारण करता है, बड़ा होता है, फिर वह बालक बनता है। उसके बाद अडल्ट पुबेट्री आती है, यानी कि वह यौवनावस्था में पहुंचता है, फिर वयस्क बनता है। वयस्क बनने के बाद वो क्या बोलते हैं, वो बूढ़ा होता है, ठीक है। और इस तरीके से लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है।
यानी कि जो भी लिविंग बीइंग है उसका एक लाइफ स्पैन होता है, उसका एक लाइफ साइकिल होता है और एक उसी चक्र के अकॉर्डिंग उसको अपने जीवन को बिताना होता है। ये ऑटोमेटिकली होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सजीवों के अंदर ये सारी चीजें होती है, ठीक है। और सजीव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जा सकते हैं इधर उधर, ठीक है। पेड़ पौधे जो है वो भी लिविंग बीइंग के अंदर आते हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर कुछ क्वालिटीज हमसे थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। न्यूट्रिशन वगैरह उनको भी चाहिए होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया उनके लिए भी जरूरी होती है, प्रकाश संश्लेषण उनके लिए जरूरी होता है, ठीक है। और सारी चीजें उनके साथ भी होती है। लेकिन जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं, वो बस थोड़ा एक ही जगह रह करके हिल-डुल सकते हैं या मुड़ सकते हैं। तो ये पेड़ पौधों की विशेषताएं होती हैं। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा सेल के बारे में। अभी ये सेल का पूरा टॉपिक नहीं है, अभी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर सेल को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल के टाइप क्या होते हैं, ये सेल के जो ऑर्गन्स मतलब ये उसके अंग कौन कौन से सेल के, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे जो सेल शब्द है वो सेला से मिलकर के बना हुआ है। सेला जो है लैटिन भाषा का वर्ड है, सेला। सेला से सेल शब्द निकला है। सेल का मतलब होता है हिंदी में कोशिका, ठीक है। और सेल का जो वैज्ञानिक नाम है या फिर टेक्निकल नाम है वो साइटो है। और सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। इसके जो खोजकर्ता थे वो थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है। जो आप ये कह सकते हैं कि जो वुड बार्क होती है, यानी कि जो पेड़ की छाल होती है, कॉर्क जो होती है, कॉर्क की कोशिका के ऊपर इन्होंने रिसर्च की थी। लेकिन वह कैसी कैसी कोशिका थी, डेड कोशिका थी, ठीक है। तो आप ये पॉइंट याद रखना, डेड कोशिका। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सेल के खोजकर्ता कौन है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। सेल की खोज कौन से सन में हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, 1665 ईस्वी में हुई थी। अब बात कर लेते हैं जीवित कोशिका के बारे में। एक दूसरे साइंटिस्ट है, उन्होंने फिर दोबारा रिसर्च किया बाद में, इनसे थोड़े काफी दिन बाद। तो उन्होंने जीवित कोशिका के ऊपर रिसर्च किया था। उनका नाम था एंटोनियो ल्यूवेनो। ल्यूवेनो भी याद रखेंगे, वो भी काम आपका चल जाएगा क्योंकि ऑप्शन में पूरा नाम दिया होगा। उसके बाद बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप कहेंगे कोशिका सिद्धांत जो दो साइंटिस्ट है, एक का नाम था स्लाइडेन तथा दूसरे का नाम था स्वान। क्या क्या नाम था, स्लाइडेन तथा स्वान। ये दोनों वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, यानी इस पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। अगर आप माइकोप्लाज्मा भी याद रख लेते हैं ना तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर पूरा नाम लिखा हुआ है। तो आप इतना भी याद रख सकते हैं, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद ये पूछा जाता है कि मानव के अंदर जो सबसे छोटी कोशिका है वो किसकी है। तो मानव के अंदर जो सबसे छोटी कोशिका है वो स्पर्म के अंदर होती है, स्पर्म की कोशिका होती है, शुक्राणु की कोशिका होती है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए कि मानव के अंदर ही सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की होती है, जो महिला या फीमेल के अंदर पाई जाती है, ओवम जो होता है ना, ओवरी, उसके अंदर, ठीक है। मानव में अगर बात की जाए सबसे लंबी कोशिका, देखो एक तो होती है बड़ी कोशिका यानी कि बड़ी, और एक होती है लंबी, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए लंबी, यानी कोई टावर है, तो टावर क्या है, टावर क्या है आपका, लंबा है, ठीक है। और अगर कोई बात की जाए कोई मैदान की, तो वो क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर किसी टावर की बात की जाए तो वो एक लंबा है। तो सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो कैसी कोशिका हो जाएगी, न्यूरॉन, यानी कि ब्रेन की कोशिका, ठीक है। इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता, विभाजन नहीं होता, यानी कि इसके अंदर सेल अगर एक बार खराब हो गई या मर गई तो दोबारा से सेल नहीं बनता। तो ये न्यूरॉन की कोशिका है, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इनको उतार सकते हैं, फिर हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे सेल की, तो जितने भी सजीव हैं, जितने भी मानव हैं या जितने भी जंतु एनिमल्स वगैरह, जो वुमेन्स हैं वो भी जो है एनिमल्स के अंदर ही आते हैं। साइंस के अंदर, साइंस के टर्म में सबको एनिमल्स ही कहा जाता है, बस ये कि हम सोशल एनिमल्स हैं। तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई जो है वो सेल है, ठीक है। सबसे छोटी इकाई क्या है,
वो सेल है। तो हम कह सकते हैं सेल इट इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। संरचनात्मक कार्य। ठीक है, ये देखा ना आप सही लिखा है या नहीं। ठीक है, तो ये देखो सेल जो है, सेल की अगर हम बात करें, सेल क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसमें तीन टर्म्स आई है। एक को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल, दूसरे टर्म को बोल रहे हैं फंक्शनल और तीसरे को बोल रहे हैं यूनिट। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसकी बनावट कैसी है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, उसकी बनावट कैसी है, उसे दिखने में कैसी है। फंक्शनल का मतलब कार्यात्मक, यानी कि वह कोई ना कोई काम कर रही है। ठीक है, उसका कार्य कैसा है। यूनिट का मतलब एक इकाई, यूनिट के रूप में वो काम कर रही है। ठीक है, तो इसे इसे हम आधारभूत इकाई भी कह सकते हैं, आधारभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, अगर हम बात करें सेल की, जैसे अगर हम बात करें सेल की, तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। अगर बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है। और बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, ऑर्गन बन जाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म या। ठीक है, सेल क्या है, इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे कोशिका, इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे ऊतक, इसे कहते हैं अंग, इन्हें कहेंगे अंग तंत्र, और इसे कहेंगे जीवधारी या शरीर। ठीक है, तो हमारे शरीर के सबसे छोटे जो सेल है, नहीं हमारा शरीर छोटे छोटे सेलों से मिलकर के बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो ये बहुत सारी, जब छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के सेम तरह का फंक्शन करने वाली कोशिका बहुत सारी मिल जाती है तो क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है। और जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है। जैसे हमारा लीवर है, किडनी है, फेफड़े हैं, गुर्दा है, पैंक्रियाज है, स्टमक है, इस टाइप से। उसके बाद जब ऑर्गन मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है। ठीक है, ये सारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे सिस्टम किसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। और जब ये सारा ऑर्गन सिस्टम मिल जाता है तो क्या बन जाता है, एक जीवधारी का निर्माण हो जाता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, या फिर आप कह सकते हैं बॉडी बन जाती है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक टर्म की बात करें तो हमें किसका यूज करना चाहिए, ऑर्गेनिज्म का यूज करना चाहिए। अब जैसे कि आपने देखा है कि अगर हमें कोई कमरा बनाना है या हमें कोई घर बनाना है तो सबसे बेसिक चीज की हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ईंट की। ईंट के बाद क्या बन जाएगा, अगर हम ईंटों को मिला देंगे, यानी कि ईंटों को अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से लगा देंगे तो क्या बन जाएगी, दीवार। और दीवार से क्या बन जाएगा, कमरा। और फाइनली क्या बन जाएगा, घर। तो जिस तरीके से किसी भी मकान को बनाने के लिए जो सबसे बेसिक चीज चाहिए होती है हमें, वो सबसे पहले चाहिए होती है ईंट। और जब ईंटों को हम तरीके से लगाते हैं सिस्टम से तो क्या बन जाती है, दीवार। और जब कई सारी दीवारें मिलकर के क्या बन जाता है, कमरा। और कमरे को जब सही तरीके से सिस्टम से हम बना देते हैं सही तरीके से तो क्या बन जाता है, आपका घर। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं हमारे शरीर की सबसे बेसिक, सबसे आधारभूत या सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको कोशिका कहा जाता है। ठीक है, कोशिका मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं और टिश्यू बाद में जाकर के ऑर्गन में चेंज हो जाते हैं। और ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब संपूर्ण ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो एक जीवधारी का निर्माण, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये सेल के बारे में हो गया।
सेल की बात करें, टाइप्स की, अगर हम बात करें टाइप्स की, तो दो टाइप की सेल होती है। एक को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और एक को बोलते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रिमिटिव, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव टाइप का सेल, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, मान लो मैंने एक सेल बना दिया और सेल के अंदर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जैसे क्या है, एक बाहर से सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है जो इसको बाहर से कवर करके रखती है, सुरक्षित करके रखती है। तो ये उस तरह की सेल है, जैसे मान लो इस या तो इसमें प्रेजेंट नहीं है या फिर इसमें टूटी हुई है, ठीक है। इसमें क्या है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसकी जो सेल वॉल है या ये जो है, जो मेम्ब्रेन है, ये कैसी होगी, या तो टूटी हुई होगी या फिर अपसेंट होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो प्रो का मतलब हो जाएगा प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। यानी कि एक ऐसी सेल या एक ऐसी चीजधारी की सेल जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी जो मेम्ब्रेन है या तो उसमें ना हो या फिर अगर है तो टूटी फूटी हो, यानी कि हम कह सकते हैं या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, एब्सेंट होगी, या फिर क्या होगी, इमेच्योर होगी, या फिर क्या होगी, रूडिमेंट्री, ठीक है। यानी कि या तो अनुपस्थित होगी या फिर अव्यस्त होगी या फिर क्या होगी, टूटी फूटी, ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और इसकी कैसे होगी, अगर इसकी बात की जाए तो इसकी जो होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होगी, पहली बात हम कह सकते हैं प्रेजेंट होगी, दूसरा हम कह सकते हैं वेल डेवलप्ड होगी, तीसरा हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट होगी, वेल डेवलप्ड होगी और ज्यादा मैच्योर, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बैक्टीरिया, और आ जाएगा इसमें आपका ब्लू ग्रीन, ठीक है, नीले हरे श्यामला, ठीक है। बैक्टीरिया क्या हो जाएगा आपका जीवन, बैक्टीरिया को जीवाणु भी बोलेंगे ना हिंदी में, तो ये बैक्टीरिया आपका जीवाणु, बैक्टीरिया जीवाणु हो जाएगा। और इसके अंदर आपका आ जाएगा एलिगल सेल, ठीक है, फंगल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, एनिमल में आपको पता है ह्यूमन बीइंग भी है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लो जाके। तो आज हम इतने रखते हैं वीडियो के अंदर, ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं बना नहीं रहा हूँ, अगली वीडियो में आगे के पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा सॉफ्टवेयर नहीं है तो ज़्यादा वीडियो बड़ी अपलोड नहीं हो पाती है।
सॉफ्टवेयर में। तो अभी इतना ही पढ़ते हैं, आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में फाइव फाइव प्लांट किंगडम, क्या बोलते हैं, 5 जगत का वर्गीकरण, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो टैक्सोनॉमी के अंदर आ जाता है। टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी, ठीक है, वर्गीकी। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वर्गीकी के पिता कौन है, या ये कह सकते हैं जो टैक्सोनॉमी उसके फादर कौन है। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के जो फादर हैं वो मैंने आपको बताया था कार्ल लिनियस। तो कार्ल लिनियस ने क्या करा था, जितने भी जो जंतु हैं, एनिमल, उनको 2 कैटेगरी में उन्होंने बांट दिया था। एक को उन्होंने बोलता प्लांट और एक को बोला था एनिमल। एक को बोला उन्होंने प्लांट किंगडम और एक को बोला एनिमल किंगडम, ठीक है। उसके बाद हम उसमें आगे जाकर के पढ़ेंगे कि फिर एक और वैज्ञानिक आ जाएंगे, आर एच व्हिटेकर। उन्होंने बोला कि जो है आपकी 2 कैटेगरी नहीं है, इसको उन्होंने 5 कैटेगरी में बांट दिया। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमल, एनिमिलिया, ठीक है, ये फंजाई वगैरह। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इसी तरीके से वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई या आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। और वीडियो को लाइक तथा शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। तो जब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं आपसे अगले